इन्फो अनप्लग्ड के स्पेशल एपिसोड में बात होगी देश के सर्वोच्च प्रबंध संस्थानों में से एक भारतीय प्रबंध संस्थान इंदौर की। एक नज़र IIM इंदौर के शानदार कैंपस पर। इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर प्रोफेसर हिमांशु राय जी से लेंगे IIM इंदौर से जुड़ी अनप्लग्ड इन्फॉर्मेशन। तो देखते रहें इन्फो अनप्लग्ड। नमस्कार इंदौर, मैं हूं सनिल और आप देख रहे हैं इंदौर टॉक। आज हम आपको लेकर आए हैं भारतीय प्रबंध संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर के शानदार से कैंपस में, और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर प्रोफेसर हिमांशु राय जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंदौर टॉक पे। बहुत बहुत धन्यवाद सनिल। सर से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर कैसे इस विश्व महामारी कोरोना से लड़ाई के लिए भारत की ये सर्वोच्च प्रबंध संस्थान आखिर कितनी तैयार है, और बातों बातों में कोरोना क्राइसिस में वर्क मैनेजमेंट से जुड़ी क्या ज़रूरी टिप्स हो सकती है, वो सर से हम लेकर आएंगे। तो सर, बातों के सिलसिले को शुरुआत करते हैं, और सबसे पहली और ज़रूरी बात, आखिर इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए प्रबंध संस्थान ने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर ने क्या विशेष बदलाव अपनी कार्यप्रणाली में करे हैं ताकि इस कोरोना का प्रभाव एटलीस्ट इस संस्थान पे, इस संस्थान के स्टूडेंट्स पे, यहाँ की टीचर्स पर कम से कम पड़े। तो सबसे पहले तो सनिल, हम लोग ने बहुत ही पहले मार्च में जैसे ही कोरोना के विषय में हमें पता चला था, उसी समय हमने अपने सत्र को समाप्त कर दिया था, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमने उनको उनके घर वापस कर दिया। और उसके बाद एक हफ्ते के अंदर ही हम अपनी सारी की सारी क्लासेस फिजिकल क्लासरूम से ऑनलाइन मोड पे ले जाने में सफल हो गए। साथ ही जो हमारा दीक्षांत समारोह था, हमने उसको भी अगले साल के लिए पोस्टपोन कर दिया। और उसके बाद ये सुनिश्चित किया कि जिन छात्रों ने अपने एयरलाइंस के टिकट ले चुके थे अपने पेरेंट्स वगैरह के लिए, और उनका पैसा वहाँ पे लगा हुआ था, हमने एयरलाइंस वालों से बात की और ये सुनिश्चित किया कि कोई भी कैंसिलेशन फीस ना ली जाए। इसके बाद जो हम लोगों ने इस कैंपस को, अगर आप देखेंगे तो स्टूडेंट्स वापस चले भी गए तो भी लगभग 90 स्टूडेंट्स यहाँ पे थे। अच्छा। क्योंकि उनके पास कहीं जाने के लिए कोई घर वगैरह नहीं था, या उनके पेरेंट्स नहीं थे उस समय घर पे, तो उन सब के रहने के लिए हम लोग ने इंतज़ाम किया। उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सके, हम मेस उनके लिए चला सके सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए, वो सब चीज़ों को हम यहाँ पर लेके आए। और जिस तरह से शनई लॉकडाउन से हम अनलॉकडाउन के मोड में गए, उसी के अनुसार हम लोगों ने यहाँ बहुत सारे बदलाव किए। तो शुरू से ही हमने सैनिटाइजेशन का बहुत ध्यान रखा। हर जगह आपको कैंपस में सैनिटाइजर्स दिखेंगे, हर जगह आपको दिखेगा कि लोग मास्क पहन के घूमते हैं और ठीक से मास्क पहनते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें ये भी याद रखना है कि 150 परिवार रहते हैं। सो लगभग 600 लोग अभी भी इस कैंपस में है। हमने ये सुनिश्चित किया कि कैंपस के किसी भी व्यक्ति को बाहर ना जाना पड़े। इनफैक्ट बाहर जाने की अनुमति ही नहीं थी, और ना ही किसी को बाहर से अंदर आने की अनुमति थी। लेकिन हमने ये सुनिश्चित किया कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज़ की कमी ना पड़े। तो चाहे वो फल हो, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो दूध हो, चाहे वो दवाइयाँ हो, हमने उन सबको यहाँ पे प्रोक्योर किया, घर तक लेकर के आए, और इनफैक्ट लोगों के घरों तक भी हमने उसको पहुँचाया। और अब जब धीरे धीरे लॉकडाउन से हम लोग अनलॉकडाउन पे आ गए हैं, तो अभी भी हम मात्र 50% कर्मचारियों को एक बार में बुलाते हैं जी। तो एक दिन मान लीजिए मंडे है तो 50% कर्मचारी आते हैं जो बाहर से आते हैं। उस दिन कैंपस में जो कर्मचारी रहते हैं वो ऑफिस में नहीं आते, और मंगलवार को जो कैंपस में रहते हैं वो आते हैं, और बाहर वाले नहीं आते। ऑल्टरनेट शिफ्ट के हिसाब से। और साथ ही साथ हमने ये भी किया है कि धीरे धीरे हम लोग अनलॉकडाउन पे जैसे जा रहे हैं, पर हमने बहुत ही पुख्ता स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाए हैं कि किसको क्या रूल फॉलो करना पड़ेगा। और एक चीज़ का हमने ध्यान रखा है कि नियम का उल्लंघन करने वाले के साथ बहुत कड़ाई के साथ हमने बर्ताव किया है, ताकि वो एक मिसाल बने, एक उदाहरण बने। और साथ ही एक और आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा कि कैसे इस कैंपस के लोग एक साथ आए। अच्छा। जब हमने आरंभ में लॉकडाउन किया तो मात्र 10%
कर्मचारी हमारे अंदर थे, ओके। जिसमें कोई भी हाउसकीपिंग स्टाफ नहीं था, बहुत ही कम सिक्योरिटी के लोग थे, और कैंपस को हमको मेंटेन करके तो रखना ही है जी। तो हमने ये निर्णय किया कि हम कैंपस के लोगों को बोलेंगे कि वो लोग वॉलंटियर करें चीज़ों के लिए, और ऐसे हमने 5 चीज़ें बनाई। एक था गार्डनिंग, दूसरा था डॉग शेल्टर का ध्यान रखना, तीसरा था इस कैंपस की साफ़ सफाई, चौथा था सिक्योरिटी, और 5वां था मेस, और वहाँ पे मतलब खाना परोसना और उसके बाद टेबल इत्यादि को साफ़ करना। तो कैंपस के सारे लोग, चाहे वो फैकल्टी हो, फैकल्टी के परिवार हों, चाहे वो कर्मचारी हों, चाहे वो जो 90 स्टूडेंट्स थे, बहुत सारे लोगों ने आकर के हमें सपोर्ट किया। और उसके बाद हम ये भी करने में सफल हो गए, क्योंकि वो जो 10% लोग अंदर थे उनके ऊपर बहुत काम पड़ रहा था, काम का लोड, वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा था। तो हमने ये निश्चित किया कि हर संडे को उनको पूर्ण अवकाश दिया जाएगा। अच्छा। और सारे संडेज को सारे वॉलंटियर्स ने मिलकर के चलाया, और इसमें मैंने जो काम किया वो झाड़ू पोछा लगाने का। अरे वाह। क्योंकि उसी में थोड़ा लोगों को झिझक होती है, तो मैंने कहा एज अ डायरेक्टर यदि मैं करूँगा तो लोग साथ में आकर के अवश्य करेंगे। तो बहुत बहुत मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूँ उस कैंपस के सारे लोगों को, जिन्होंने उस समय जब हमें आवश्यकता थी हमारे साथ आके काम किया। नहीं सर, बिल्कुल सर, गाइडलाइंस का पालन तो इस संस्थान में बहुत ही सिंसेरिटी से किया जा रहा है। इसका उदाहरण हमने खुद ने देखा, जब हमारी टीम यहाँ पर आई तो मास्क वेयर करने से लेके एंट्री गेट पे थर्मल चेकिंग से लेके मतलब तमाम वो जितने भी गाइडलाइंस के पैरामीटर्स है वो फॉलो किए गए, और हमें सभी मापदंडों से गुजर के ही फाइनली यहाँ पर आज मैं आपके साथ बातचीत कर पा रहा हूँ और ये मास्क वेयर करके आपसे कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ। सर बहरहाल इस कॉन्वर्सेशन थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा मैं अब एकेडमिक्स के तौर पे जानना चाहता हूँ कि क्या मेजर चेंजेस एकेडमिक्स में किए गए हैं, क्योंकि हालांकि अभी तो सेशन क्लोज डाउन है, आपने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र ऑनलाइन क्लासेस का करा है, तो किस तरीके से इस एकेडमिक सेशन को कंटिन्यू किया जा रहा है? वाया ऑनलाइन क्लासेस है या क्या मीडियम्स हैं? सो ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से, और जब हमने कॉलेज को बंद किया था उस समय मार्च में, तो ना सिर्फ कुछ क्लासेस बची हुई थी बल्कि कुछ एग्ज़ाम भी बचे हुए थे। तो हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस भी करी और उसके बाद ऑनलाइन एग्ज़ाम भी किए, जो कि प्रॉक्टर्ड ऑनलाइन एग्ज़ाम थे। अर्थात हम स्टूडेंट्स को देख सकते थे कैमरा में, और इस तरह से हमने फेयरलेस लाने की कोशिश की कि ये जो भी प्रक्रिया हो वो फेयर हो। ऑफ कोर्स शुरू में हमें कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिस्टम अच्छे हैं पर कुछ स्टूडेंट्स के पास अच्छे सिस्टम नहीं थे जी। फिर उनसे बात करके, और उसके बाद जिस कंपनी के थ्रू हम लोग ऑनलाइन एग्ज़ाम्स करा रहे थे उनसे बात करके हमने उन सभी कमियों को दूर किया। और अब जो नया सेशन शुरू होने वाला है वो 27 जुलाई को ऑनलाइन माध्यम से शुरू होगा, और जो नया फर्स्ट ईयर का बैच आएगा हमारे पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में, जो हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है, वो 7 अगस्त से शुरू होगा। और ये सारे प्रोग्राम हमारे ऑनलाइन माध्यम से होंगे, और उस ऑनलाइन माध्यम से प्रोग्राम शुरू करने के लिए हमें जिन भी उपकरणों की आवश्यकता है वो हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। सर एकेडमिक्स के साथ साथ अभी एक और जो चीज़ थी, लाइक जैसे जो प्रीवियस ईयर्स के जो लास्ट सेशन के स्टूडेंट्स थे, प्लेसमेंट को लेके हमेशा आईएम की मार्किंग या न्यूज़ हेडलाइंस होती है, तो लास्ट ईयर के प्लेसमेंट का कैसा रिकॉर्ड रहा? क्योंकि ये पेंडेमिक एकदम से कॉर्पोरेट क्राइसिस भी लेकर आया, तो क्या रिएक्शंस या क्या फीडबैक कॉर्पोरेट्स का रहा, उनका रिस्पॉन्स कैसा रहा पर्टिकुलर प्लेसमेंट्स को लेके? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया सनिल, क्योंकि इसी बात पे मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सारे कॉर्पोरेट्स को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने हमारे स्टूडेंट्स को जो भी जॉब ऑफ़र दिए थे उसको रखा है। ओके। हमारे इतने बड़े बैच में, लगभग 600 के आसपास के बैच में, मात्र 5 बच्चे ऐसे थे, मात्र 5 छात्र ऐसे थे जिनका ऑफ़र वापस लिया गया, और उनके लिए फिर हम लोगों ने ऑल्टरनेटिव जॉब ऑफ़र्स करा दिए। हाँ, हालांकि कंपनियों ने अपने जॉब ऑफ़र्स को थोड़ा डिले कर दिया है कि मान लीजिए जो पहले मई में या जून में जिनको ज्वाइन करना था उनकी ज्वाइनिंग सितंबर में हो रही है या कुछ की अक्टूबर में हो रही है, लेकिन उन्होंने जॉब को रखा है। तो इसलिए इस पैंडेमिक की वजह से जॉब ऑफ़र्स पे या हमारे कम से कम इंस्टीट्यूट के जॉब ऑफ़र्स पे कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ा है। तो
IIM कैंपस के स्पिरिचुअल गार्डन में मैं कॉन्वर्सेशन में हूँ इंस्टीट्यूट के ही डायरेक्टर प्रोफेसर हिमांशु राय सर के साथ में। सर, अभी हाल ही में 2019 दिसंबर की ही बात है जब इंस्टीट्यूट ने ये डिक्लेयर करा था कि ट्रिपल क्राउन मान्यता प्राप्त अब संस्थान हो चुका है। थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या है ये ट्रिपल क्राउन की जो उपाधि इंस्टीट्यूट को मिली है और इससे बेनिफिट आखिरकार स्टूडेंट्स को किस रूप से मिलने वाला है? सनिल, ये जो ट्रिपल क्राउन एक्रेडिटेशन है, ये 3 एक्रेडिटेशन एजेंसीज़ हैं वर्ल्ड में। अम्बा, जो कि ब्रिटेन की यूके की एजेंसी है, उसके बाद इक्विस, जो कि यूरोप की एजेंसी है, और AACSP, जो कि अमेरिकन एजेंसी है। सो ये जो ट्रिपल क्राउन एक्रेडिटेशन मिला है, हम अब विश्व के उन 100 बिजनेस स्कूल्स में आ गए हैं। मात्र 100 बिजनेस स्कूल्स हैं उस पूरे विश्व में जिनके पास ये ट्रिपल क्राउन एक्रेडिटेशन है। और इसका लाभ ये होता है कि जैसे ही हमको ट्रिपल क्राउन एक्रेडिटेशन मिलता है, ये तीनों एक्रेडिटेशन एजेंसीज एक इंस्टीट्यूट को अलग अलग दृष्टिकोण से देखती हैं। तो उदाहरण के तौर पे एक एजेंसी ये देखती है कि हमारे जो अंदर की प्रक्रियाएं हैं, जो हमारे प्रोसेसेस और सिस्टम्स हैं इंस्टीट्यूट के, वो सुदृढ़ हैं कि नहीं। और उनके एक्रेडिटेशन की वजह से, क्योंकि उनकी एक टीम आती है जो सब रिव्यू करती है, तो हमारे प्रक्रियाएं बहुत सुदृढ़ कर दी गई हैं। दूसरी ये देखती है कि हमने जो स्ट्रैटेजी बनाई है, जो कॉलेज का मिशन स्टेटमेंट बनाया है, हम उस मिशन स्टेटमेंट पे चल रहे हैं कि नहीं। तो एक तरह से हम जो बोल रहे हैं कि हम कर रहे हैं, वो आके अपने मापदंडों के द्वारा हमें बताते हैं कि हम कैसा कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं कि नहीं। तो ये एक तरह से हमें ये बताएगा, और ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, ये हमारे लिए एक मौका था कि हम अपनी चीज़ों को और सुदृढ़ बना दें। मतलब अगर सबसे पहला साधारण भाषा में अगर बात करूं तो एक वर्ल्ड लेवल फोरम पे एक मान्यता, एक रिकग्निशन है फॉर क्वालिटी, फॉर रिजल्ट्स जो अभी तक के रहे, कुछ इस तरीके से। एब्सोल्युटली। तो स्टूडेंट्स को सबसे बड़ा लाभ ये है कि जितने हमारे कोर्सेज हैं वो अब वर्ल्ड क्लास कोर्सेज हैं, जो हमारे प्रोग्राम्स हैं वो वर्ल्ड क्लास प्रोग्राम्स हैं। और सबसे बड़ी जो स्टूडेंट्स के लिए जो लाभ है वो ये है कि जिसके पास ट्रिपल क्राउन होता है, तो बाकी जितने ट्रिपल क्राउन वाले इंस्टीट्यूशंस हैं वो अब हमारे साथ काम करना चाहते हैं। तो हमारे स्टूडेंट अब एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए वहाँ पे जा सकते हैं, वहाँ के स्टूडेंट अब यहाँ पे आ सकते हैं एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए। तो आपस में ये बातचीत के द्वारा लर्निंग भी बढ़ती है और जो अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स को मिलेंगी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, इंक्लूडिंग डुअल डिग्री, कि हमारे स्टूडेंट्स को भविष्य में 2 जगह से एक साथ भी डिग्री मिल सकती है, हमारे इंस्टीट्यूशन से और साथ ही साथ बाहर के किसी इंस्टीट्यूशन से। मेरे ख्याल से बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि आज मध्य प्रदेश जैसे स्टेट में, इंदौर जैसे शहर में इतने बड़े इंस्टीट्यूट का होना जो कहीं ना कहीं वर्ल्ड फोरम पे मार्क करता है, ये अपने आप में ही गौरव की बात है। एक बात और है, जब क्योंकि शहर की बात हो रही है, शहर से जुड़ाव की बात हो रही है, क्योंकि IIM इंदौर एक ऐसे शहर का हिस्सा है जो कि पूरे भारत की सबसे स्वच्छ सिटी मानी जाती है। ऐसे में हमने देखा सर कैंपस बहुतेरे तरीके से लाइक नेचुरल एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ है, हमने जगह जगह हरियाली देखी है, क्लीनलीनेस देखी है। ऐसे में अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि IIM इंदौर के क्या इनिशिएटिव्स हैं इस स्वच्छता मिशन को सपोर्ट करते हुए? हमारे बहुत सारे मिशन हैं जो हम लोग ने स्वच्छता के लिए किए। सबसे बड़ा आपको ये दिख ही रहा है, ये स्पिरिचुअल गार्डन, ये एक्चुअली एक गार्बेज डंप होता था। हाँ, यहाँ पे कूड़ा करकट पड़ा रहता था जो ज़मीन के अंदर तक था। तो हमने उस सब को हटा करके यहाँ पे एक आध्यात्मिक उपवन बनाया है। और इस उपवन में जैसा कि आप देख सकते हैं 54 ऐसे पेड़ लगे हुए हैं जिनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, और उसके अलावा बहुत सारे और मेडिसिनल प्लांट्स लगे हुए हैं। अब हमारे पास इतने ज़्यादा मेडिसिनल प्लांट्स हैं कि ना सिर्फ हम कैंपस में उनको दे सकते हैं, बल्कि हम बाहर के अतिथियों को भी उसको दे सकते हैं। ग्रेट। दूसरा चीज़ हमने ये किया कि कैंपस में हम लोगों ने लगभग 3 से लेकर के 4000 नए पेड़ लगाए हैं। और जब हम पेड़ लगाते हैं तो उससे स्वच्छता ना सिर्फ ज़मीन की बढ़ती है बल्कि हवा की भी स्वच्छता बढ़ती है। इनफैक्ट हमारे स्टूडेंट्स ने एक प्रोजेक्ट किया था, तो उसमें ये पता चला कि जो AQI है वो हमारे कैंपस में, कैंपस के बाहर से आधा है, अर्थात कैंपस के अंदर की हवा कैंपस के जस्ट बाहर की हवा से ज़्यादा शुद्ध है, दुगनी ज़्यादा शुद्ध है। तो ये दूसरा चीज़ था। उसके अलावा जो स्वच्छ भारत का अभियान भी चला था, तो हमारा एक प्रोग्राम होता है रूरल एंगेजमेंट प्रोग्राम, जहां हमारे सारे छात्र मध्य प्रदेश के लगभग 106 गांवों में जाते हैं और वहां पे कुछ प्रोजेक्ट करते हैं।
पिछले 3 साल से हमारे छात्रों ने ये जो स्वच्छ भारत अभियान है जी, इसके अंतर्गत जाकर के उन गाँव में स्टडी किया कि कितने स्वच्छ हुए हैं मध्य प्रदेश के वो सब गांव, और उसके बाद सुझाव दिए कि उनको कैसे स्वच्छ किया जा सके। तो इसलिए हमारे यहाँ स्वच्छता के ऊपर और हरियाली के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा काम होता है। कुछ सर ज़ीरो वेस्ट मैनेजमेंट की भी बात हुई थी कुछ टाइम पहले, जब ऐसा कहा जाता है IIMS इंदौर पूरा ज़ीरो वेस्ट मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट पे ही काम कर रहा है, क्योंकि अगर हम देखें तो अभी इंदौर एक ब्रांड एम्बेसडर भी रहा है 3R कॉन्जर्वेशन को लेके। अभी 3R फोरम की मीट भी कुछ समय पहले इंदौर में हुई थी। ऐसे में ज़ीरो वेस्ट को लेके भी कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए IIM इंदौर द्वारा। हमने ये प्रयास किया है कि हमारे यहाँ कोई भी चीज़ नष्ट ना हो, हर चीज़ का कुछ ना कुछ उपयोग होते रहना चाहिए। तो जैसे उसमें जो सबसे बड़ा वेस्टेज जहाँ हमारे यहाँ हो सकता था वो ये था कि जो स्टूडेंट्स जहाँ मेस में खाना खाते हैं, तो मेस में खाने का थोड़ा वेस्ट होता था। तो हम लोग ने 2 चीज़ें की। पहला चीज़ ये किया कि एक वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया, जिससे जो भी फूड वेस्ट है, ये जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, इसको हम लोग मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं और उसके बाद उसका प्रयोग हम यहाँ पे हरियाली को अपने बढ़ाने के लिए करते हैं। और दूसरा चीज़, क्योंकि इस वेस्ट को भी हमको कम करना था, तो एक बड़ा ही नायाब तरीका मैं कह सकता हूँ कि हम लोग ने अपनाया, और वो ये किया कि हर दिन प्रतिदिन मेस के बाहर एक बोर्ड पे ये लिखा होता था कि पिछले दिन कितने किलो खाना वेस्ट हुआ है। ओके, वाह। तो जब स्टूडेंट्स वहाँ जाते थे या जो भी वहाँ खाना खाने जाते थे, वो उसको जब देखते थे तो उनको स्वयं लगता था। हाँ। तो बजाय इसके कि मैं सबको जा करके बोलूँ कि उतना ही खाना लो ताकि वेस्ट ना हो, हमने सोचा कि ये एक अच्छी प्रक्रिया, और निश्चित रूप से हमने देखा कि इसका हमें अच्छा परिणाम मिला, क्योंकि जो मेस से वेस्ट फूड हो रहा था वो निरंतर धीरे धीरे कम होता गया होगा, वो फिगर। और साथ ही उसमें से थोड़ा खाना आपको शायद ज्ञात होगा, और इंदौर वालों को भी मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ एक डॉग शेल्टर भी है। ओके। तो कुछ खाना जो वहाँ पे वेस्ट होता था, जो नॉन वेजिटेरियन खाना, वो हम अपने डॉग शेल्टर में डॉग्स के लिए इस्तेमाल भी करते थे। तो हमारा ये था कि कोई भी चीज़ वेस्ट ना। उसी तरह से पानी हम कहीं नहीं वेस्ट होने देते। तो अगर कहीं से भी कोई चीज़ थोड़ी भी लीक कर रही हो, उसका त्वरित एकदम उपाय किया जाता है। और हम ये भी देख रहे हैं कि कैसे हम पानी को अधिक से अधिक रिसाइकिल कर सकें। उदाहरण के तौर पे अभी पैंडेमिक के समय में हमारा स्विमिंग पूल भरा हुआ था। अच्छा। लेकिन उसमें क्लोरीन नहीं डाली गई थी। और जैसे ही स्विमिंग पूल बंद हो गया तो एक बार यह है कि इस पानी का क्या किया जाए, तो हमने उस पानी को फेंकने की बजाय उस पानी को ले करके पुनः उसको सिंचाई के लिए यूज़ किया। और उस स्विमिंग पूल के पानी को भी हमने नष्ट नहीं होने दिया। तो ज़ीरो वेस्ट से हमारा, और हम जो एक नया कैंपस का हम एक एक्सटेंशन भी करने जा रहे हैं, कुछ नई बिल्डिंग्स इत्यादि बनेंगी। उन बिल्डिंग्स में ये है कि जो भी हमारी एनर्जी होगी वो रिन्यूएबल सोर्सेज से ही आएगी, और हमारा जितना पानी है वो रिसाइकिल भी होगा। और अभी भी हम लोग ये भी प्रयास कर रहे हैं कि इस कैंपस में जितना भी हम एनर्जी सोलर पैनल्स के तरफ से लगा सकें, सोलर एनर्जी का प्रयोग कर सकें, उतना हम करना चाहते हैं। तो एक रेस्को मॉडल होता है, उसके तहत हमने ऑलरेडी काम शुरू कर दिया, और आप जब शायद यहाँ से निकलेंगे तो आपको दिखेंगे कि बहुत सारे सोलर पैनल ऑलरेडी लग चुके हैं। वाह, ग्रेट। मतलब कहीं ना कहीं वर्क मैनेजमेंट के साथ में, कंपनी मैनेजमेंट के साथ में, एजुकेशन, बिजनेस एजुकेशन के साथ में एक एनवायरमेंटल एजुकेशन भी जो है एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, जो IIM इंदौर से सीखा जा सकता है। निश्चित रूप से सर, IIM इंदौर को एक ऐसी संस्था, IIM इंदौर की अगर मैं बात करूँ तो एक ऐसी संस्था है जो हमेशा से अपने सोशल वेलफेयर इनिशिएटिव्स के लिए भी जानी जाती है। हमने पिछले दिनों में कई बार देखा, फिर चाहे वो ट्रैफिक में इनिशिएटिव लेना हो, ट्रैफिक सुधार में इनिशिएटिव लेना हो, एनवायरमेंटल सेफ्टी में इनिशिएटिव लेना हो, रूरल डेवलपमेंट या रूरल एरियाज़ में नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट करने की इनिशिएटिव लेना हो, हमेशा से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। अभी प्रेजेंट में कौन से ऐसे मूवमेंट है जो IIM इंदौर द्वारा करे जा रहे हैं? क्योंकि खास करके इस पेंडेमिक में हमने देखा कि एक कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा सपोर्ट की सोसाइटी को ज़रूरत पड़ी है। ऐसे में IIM इंदौर का क्या स्टैंड रहा है इस चीज़ पर? IIM इंदौर ने 2 लेवल पे काम किया है। एक तो हमने रिसर्च के माध्यम से इस पैंडेमिक में काम करने का प्रयास किया इस पैंडेमिक के लिए, और दूसरा हमने ग्राउंड एक्शन पे। तो अगर मैं रिसर्च की बात करूं, खासकर इस पैंडेमिक पे हमने बहुत सारी रिसर्च की कि रेजिलिएंट लीडरशिप से इस पैंडेमिक में क्या लाभ हो सकता है, किस तरह की लीडरशिप की आवश्यकता हो। उसके बाद हमारे कुछ फैकल्टी ने प्रेडिक्टिव मॉडल्स तैयार किए, जिससे बताया कि इतने केसेस
हो सकते हैं। मध्य प्रदेश में इंदौर में कितने बेड्स की ज़रूरत पड़ेगी, हॉस्पिटल में कितने वेंटिलेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। उसके अलावा एक और स्टडी जिसमें मैं भी था अपने 2 और फैकल्टी के साथ, हमने ये देखा कि ये जो सामूहिक तनाव बढ़ रहा है पैंडेमिक के कारण, अभी हाल में ही आपने पढ़ा होगा, तो उसका निदान कैसे किया जा सके, उसका निस्तारण कैसे किया जा सके। तो ये तो हुए हमारे रिसर्च। उसके अलावा जो हम IIM इंदौर बोलता है कि हम एक सोशली कॉन्शियस इंस्टीट्यूशन है, तो हमने बहुत सारे काम इंदौर के लिए, रीजन के लिए, प्रदेश के लिए और देश के लिए किए हैं। एक आते ही मैंने ये प्रॉमिस किया था, क्योंकि वो पहली चीज़ मुझे नज़र आई थी जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था, कि इंदौर इतना साफ़ है लेकिन ट्रैफिक बड़ा प्रॉब्लमैटिक है। तो इसलिए ट्रैफिक की प्रॉब्लम का हमने मेरे आने के 100 दिन के अंदर हमने उस ट्रैफिक की प्रॉब्लम का एक सुझाव दिया था और वो सोल्यूशन इम्प्लीमेंट हो रहा है धीरे धीरे। इनफैक्ट उसके कारण हमको अब यूपी के 5 शहरों में ट्रैफिक मैनेज करने के लिए बोला गया है। वो ऑलरेडी साइन हो चुका है हमारा MOU। इसके अलावा हम लोग एक प्रोग्राम करते हैं, हिमालयन आउटबाउंड प्रोग्राम, जहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स हिमालय में जाते हैं और वहाँ पे एनवायरनमेंट के लिए क्या किया जा सकता है, वहाँ के गाँवों के लिए क्या किया जा सकता है, क्योंकि जो पर्वतों पे जो गांव होते हैं उनकी प्रॉब्लम्स हमारे जो प्लेन्स के गांव हैं उनसे बड़ी भिन्न होती हैं। तो दूसरा वो हो रहा है। तीसरा, उत्तर प्रदेश में एक प्रोग्राम है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, कि उत्तर प्रदेश की सारी डिस्ट्रिक्ट्स में एक प्रोडक्ट को लिया गया है और उस प्रोडक्ट को अब हम कैसे मार्केटिंग करके गाँव वालों की इनकम को बढ़ा सकें। तो उसमें भी एक 4 डिस्ट्रिक्ट्स का जो जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व है वो IIM इंदौर को दिया गया। तो मैं एक टीम को लीड कर रहा हूँ, क्योंकि मध्य प्रदेश मेरी कर्म भूमि है लेकिन उत्तर प्रदेश मेरी जन्मभूमि है। तो वहाँ के हम लोग डिस्ट्रिक्ट्स के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को कैसे प्रचलित किया जाए वो कर रहे हैं, और साथ ही वहाँ के एक गांव को मॉडल विलेज बनाया है। तो उसके लिए क्या मापदंड होने चाहिए उसको भी हम लोग देख रहे हैं, और एक बार वो मॉडल विलेज अगर तैयार हो गया तो उस मॉडल विलेज को हम लोग मध्य प्रदेश में भी ला करके उन मापदंडों को यहाँ पे भी उसको लाने का प्रयास करेंगे। और ऐसे बहुत सारे हमारे छोटे छोटे प्रयास हैं सनिल, लेकिन हम निरंतर ये प्रयास करते रहते हैं कि राष्ट्र निर्माण में हम जितना सहयोग दे सके वो हम लोग करें। बातों के सिलसिले को सर आगे बढ़ाते हुए अब थोड़ा सा मैं व्यक्तिगत वर्जन आपका जानना चाहूँगा। एज एन एजुकेशनिस्ट, एज अ डायरेक्टर ऑफ IIM इंदौर, एज अ मैनेजमेंट गुरु, किस तरीके से आप अलग अलग चीज़ों को देखते हैं? शुरुआत में करता हूँ सर इस पेंडेमिक सिचुएशन से ही। कोरोना एक आया तो अलग अलग थ्योरीज भी साथ में लाया। हर आदमी का, हर एक टॉप लेवल के सिस्टम का एक अपना वर्जन इसको लेकर आया। ऐसे में सर आप किस तरीके से देखते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं सिचुएशन को? कुछ लोगों का कहना है ये एक अपॉर्चुनिटी है, तो कुछ लोगों का कहना है एक टोटल लॉस है। देखिए, लॉस तो है, लेकिन हर लॉस में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी छुपी रहती है। बिल्कुल। सो कोरोना के कारण, कोविड-19 के कारण बहुत सारे लोग घर में रहे, 3-3, 4-4 महीने तक अपने घर में रहे, लेकिन घर में परिजनों के साथ रहे। बिल्कुल। तो एक जो अपॉर्चुनिटी थी वो ये थी कि अपने परिवार के लोगों को बेहतर जानना। और मेरे अपने हिसाब से कोविड में अपॉर्चुनिटी थी, तो मैं कोविड को पैंडेमिक की तरह नहीं देखता हूँ, बल्कि एक मैंने फुल फॉर्म बनाया है कि कोविड इज़ क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर विजनिंग, इंट्रोस्पेक्शन एंड डिस्कवरी। क्या बात है। तो हर व्यक्ति को एक विजन बनाने के लिए कोविड ने मजबूर किया है, और हर व्यक्ति को ही नहीं, हर व्यक्ति को और हर कलेक्टिव को, हर समूह को। तो एज अ कंट्री हमारी क्या विजन होनी चाहिए, एज अ वर्ल्ड हमारी क्या विजन होनी चाहिए? बिकॉज पैंडेमिक ने एक चीज़ जो हमें दिखाई वो ये कि सृष्टि का अपमान करके, प्रकृति का अपमान करके मानव जाति जीवित नहीं रह सकती है। बिल्कुल। अभी तो एक बड़ी हल्की सी ये करवट ली है और उसी में इस पृथ्वी पे त्राही त्राही मच गई है। और याद रखें सनिल, दिस पैंडेमिक इज नॉट द फर्स्ट वन एंड इट इज नॉट गोइंग टू बी द लास्ट वन। और ये पैंडेमिक ही नहीं, आप देखिए पिछले गत दिनों में जितने ज़्यादा अर्थक्वेक आए हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी से आए हैं। कहीं बाढ़ आई है, कहीं साइक्लोन आए हैं, पहले भी आते थे, लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। और ये प्रकृति की तरफ से हमें एक सुझाव मिल रहा है, और अभी थोड़े ढंग से सुझाव मिल रहा है कि हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा, हमें अपना उद्देश्य सोचना पड़ेगा। तो ये तो विजनिंग की बात हुई। साथ ही में इंट्रोस्पेक्शन की अपॉर्चुनिटी,
कि हम अपने से बात कर सकें, अपने से अंतरंगता दिखा सकें, खुद से रिफ्लेक्ट कर सकें कि आखिर एज अ ह्यूमन बीइंग, एज एन इंडिविजुअल हमें क्या करना चाहिए। बिल्कुल। तो उदाहरण के तौर पे मैं सबको ये बोलता हूँ कि यदि आप जहाँ कहीं भी हैं उस जगह को आप जब आप आए थे जितना साफ था उससे ज़्यादा साफ छोड़ सकें तो आपने अपने मनुष्य का कर्तव्य पूरा कर दिया है। जब आप किसी व्यक्ति से मिले और वो जिस हालत में था उससे ज़्यादा खुश बना करके आपने उसको वापस भेजा है तो आपने अपने मनुष्य होने का काम पूरा कर दिया है। तो ये तो है इंट्रोस्पेक्शन और आत्मचिंतन। और आखिरी चीज़ ये कि डिस्कवर, और डिस्कवर क्या, अपना पोटेंशियल। क्योंकि पैंडेमिक ने हमें ये भी बता दिया है कि अभी हमारे पास जो स्किल सेट्स हैं या अभी जो हम सोच रहे थे कि ये तो इंडस्ट्री ऐसे ही काम करेगी, एजुकेशन ऐसे ही काम करेगा, अब हमें पता चल रहा है कि नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अननोन होती हैं और शायद ये पैंडेमिक के मामले में ये अननोएबल है कि हम जान भी नहीं सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों से हमें कैसे लड़ना है और ह्यूमन पोटेंशियल हमारा कितना है, मेरे ख्याल से इसको डिस्कवर करने का भी इस पैंडेमिक ने हमें मौका दिया है। बिल्कुल सर, ट्रू वर्ड्स। क्योंकि कहीं ना कहीं हमने इस दौर में देखा कि लोगों ने एक एक्स्ट्रा एज लेते हुए काम करा, जो कहीं ना कहीं जैसे बोलते किसी चीज़ को करने में अगर 10 साल का समय लगता था तो वो शॉर्ट स्पैन कुछ महीनों में सिमट कर आ गया। तो एक वर्जन ये मिला कि चीज़ें हो सकती हैं, थिंग्स आर पॉसिबल, जो पहले शायद इम्पॉसिबल वर्जन्स में जाती थी। तो पीपल आर गेटिंग लाइक कि हाँ, थिंग्स आर पॉसिबल और चीज़ें हो सकती हैं। Absolutely. और कहते हैं ना सर, बुरे वक्त में आदमी सबसे बेहतर परफॉर्म करता है। तो वो चीज़ शायद ये बुरे वक्त ने लोगों को सिखाया है, अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को बढ़ाया है और लोगों को कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी बढ़कर ही सामने आई है। सर, ऐसे में कुछ चीज़ें और है जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। लाइक अभी हर तरफ एक एस्पेक्ट और है जिस पे लगातार कॉन्वर्सेशन हो रहा है, डिबेट हो रहा है, वो है एजुकेशन सिस्टम को। जैसा कि IIM इंदौर ने भी करा, हर कोई अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ गया है। ये तो हो गई एक एलिमेंट्री एजुकेशन की बात। दूसरी बात ये हो गई कि लाइक अब जो प्रोफेशनल एजुकेशन है, लाइक मैं IIM इंदौर के ही कोर्स सिलेबस की बात करूँ, बिज़नेस एजुकेशन सेगमेंट में बात करूँ, क्योंकि अब आने वाले समय में शायद जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं या जो जॉब ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी भी रिक्वायरमेंट बदलेगी। ह्यूमन रिसोर्स से वो अब कुछ और चीज़ें एक्सपेक्ट करेंगे, मोर एक्सपेक्ट करेंगे। तो क्या लगता है आपको अब एजुकेशन सिस्टम में आने वाले समय व्हाट इज़ द नीड ऑफ द टाइम? अब और क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट या और ऐड करने की ज़रूरत है, या कौन सी ऐसी चीज़ें पुरानी जो हैं जिनको अब हटा देना चाहिए तो ही बेहतर होगा? सनिल, दो चीज़ों पे हमको दो दृष्टिकोणों से देखना होगा। पहला दृष्टिकोण थोड़ा दार्शनिक है। अच्छा। और मैं ये चाहता हूँ आपके माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से कि ये सारे एजुकेशनिस्ट के पास पहुँचे। वो ये कि अब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को भी अपना मिशन ये री इमेजिन करना पड़ेगा कि आखिर हम एज एन इंस्टीट्यूशन हमारा उत्तरदायित्व क्या है। मेरे अनुसार हमारा उत्तरदायित्व अब केवल मैनेजर्स या लीडर्स प्रोड्यूस करना नहीं है, बल्कि ऐसे लीडर्स प्रोड्यूस करना है जो कि रिस्पॉन्सिबल हों और इंक्लूसिव हों। मतलब जो ना सिर्फ बिजनेस का ध्यान रखें बल्कि बिजनेस के आसपास जितना इकोसिस्टम है, जैसे प्रकृति, जैसे लोग, उनका भी ध्यान रखें। सो ऑल बिजनेस स्कूल्स विल हैव टू री इमेजिन द वेरी पर्पज ऑफ देयर एग्जिस्टेंस। सो ये तो एक हो गया दार्शनिक दृष्टिकोण। और दूसरा जो आपने कहा, जो रोज़मर्रा की बातें हैं कि कैसे हम ऑनलाइन एजुकेशन में जाएं, किस तरह की हम स्किल्स लोगों को दें, और आपने बिल्कुल ये सही बात कही। आने वाले भविष्य में कुछ इंडस्ट्रीज़ लुप्त हो जाएंगी, बिल्कुल, और कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जो नई हैं, और जो नई नई इंडस्ट्री आएंगी उनके नए रिक्वायरमेंट होंगे। बट सबसे महत्वपूर्ण बात जो है सनल, वो ये है कि चाहे ये पैंडेमिक आता या ना आता, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वाज ऑलरेडी हैपनिंग। और फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से जो स्किल सेट्स भविष्य में चाहिए वो बहुत ही भिन्न होंगे आज के स्किल सेट से। सो अभी एक डीन्स कॉन्फ्रेंस हुई थी अम्बा की, और उसके पहले इक्विस की, जहाँ पे मुझे भी वक्ता के रूप में बुलाया गया था, और वहाँ पे हम लोग ने ये परिचर्चा की। तो ये पता चला कि जो स्किल्स भविष्य में हमको आवश्यक पड़ेंगी इस पूरी पृथ्वी में लोगों को, मैनेजमेंट एजुकेशन को यदि हम लें, तो वो है निगोशिएशन, कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग, सेंस मेकिंग, कोलैबोरेशन और बिग डेटा एनालिटिक्स। और ऐसे करके हम लोग ने 10 स्किल्स निकाली हैं, और अभी हम लोग उन स्किल्स को जितने मात्रा में देना चाहिए उतनी मात्रा में स्टूडेंट्स को नहीं दे रहे हैं।
और जो एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, और ये कोविड की वजह से हुई है, कि क्राइसिस में आप कैसे लीडरशिप दिखाएं, क्राइसिस का सामना आप कैसे करें, इस पे अब हमको करिकुलम में अपने लेसन्स लेकर के आने होंगे। तो ना सिर्फ हमारे मिशन स्टेटमेंट्स में, बल्कि हमारे प्रोग्राम्स में और हमारे कार्यक्रमों में आमूलचूल परिवर्तन होगा। बिल्कुल सर, चेंजेस, अब मैं कहते हैं चेंज इज़ द नीड ऑफ द टाइम, और वो शायद समय आ गया है। हो सकता है कि शायद इस पेंडेमिक अगर ये नहीं आता तो थोड़े समय बाद वो मौका आता, पर इस पेंडेमिक ने वो मौका दे दिया, वो सिचुएशन क्रिएट कर दी कि अब वो सही समय आ गया है तो करना चाहिए। निश्चित रूप सर, अभी आपने कुछ जिक्र करा कि अब जो है कुछ विशेष तौर पे क्राइसिस मैनेजमेंट करना पड़ेगा, तो आप ही के ज़रिए एज एन मैनेजमेंट गुरु क्या वो स्पेशल टिप्स हो सकती हैं आज के एग्जिस्टिंग मैनेजर्स के लिए, या उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट से रिलेटेड अपनी स्किल्स डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, क्राइसिस को कैसे हैंडल करने के लिए वो स्पेशल टिप्स, ताकि मोर एज अ डिफीटर नहीं, मोर एज अ फाइटर वो तौर पे इमर्ज आउट हो सकें इस क्राइसिस को हैंडल करने के लिए? सनिल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसलिए मैं इसको बहुत ही गंभीरतापूर्वक इसका उत्तर देना चाहता हूँ। सबसे बड़ा जो क्राइसिस लीडरशिप का मूल मंत्र है वो ये है कि एज अ क्राइसिस लीडर यू हैव टू फर्स्ट बिल्ड ट्रस्ट एंड ओनली देन बिल्ड वॉल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आपने लोगों का ट्रस्ट नहीं जीता है तो आप कितना भी बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बना लें, कितने भी बढ़िया रूल्स एंड रेगुलेशंस बना लें, उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यदि लोगों को, मान लीजिए हम इस देश के, हम इस पृथ्वी की बात करें, अगर लोगों को अपने लीडर्स पे भरोसा नहीं होगा, ट्रस्ट नहीं होगा, तो लीडर कुछ भी कहता रहे, लोग उसका पालन नहीं करेंगे। चाहे वो छोटी सी चीज़ हो कि आप मास्क पहन के बाहर निकलिए, आप ये फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए। तो क्राइसिस लीडरशिप में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और आप जिस भी कलेक्टिव को लीड कर रहे हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो आपकी फैमिली हो, बिल्कुल, चाहे वो एक स्टेट हो, सिटी हो, कंट्री हो, ये वर्ल्ड हो, वर्ल्ड बॉडीज़ हो, आपको ट्रस्ट जीतना होगा पहले, बिल्कुल, और उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर की बारी आती है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, क्राइसिस के समय में लीडर का खुद का बिहेवियर ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि हम लोग, मैं और आप, मास्क लगा के बात कर रहे हैं, जबकि हमारे पास इतनी सोशल डिस्टेंसिंग है कि हम मास्क ना भी लगाएं तो भी शायद उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक एटीट्यूड की बात है और इसलिए हमने ये एटीट्यूड दिखाया कि भले ही हमारी आवाज़ पे थोड़ा सा प्रभाव पड़ रहा हो, हमारी शक्ल नहीं दिख रही हो, अब होपफुली लोगों को लग रहा होगा कि मैं वही हूँ जो मैं बोल रहा हूँ और आप भी वही हैं जो आप बोल रहे हैं, लेकिन ये बहुत आवश्यक है कि लीडर का अपना बिहेवियर वो होना चाहिए। नेवर एक्सपेक्ट अदर्स टू डू व्हाट यू योरसेल्फ आर नॉट विलिंग टू डू। आप दूसरों से वो उम्मीद मत रखिए करने की जो आप स्वयं करने के लिए तैयार नहीं हैं। सो ये एक दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो एक क्राइसिस लीडरशिप में व्यक्ति को समझनी चाहिए कि आपका अपना बिहेवियर कैसा है, आपका अपना एटीट्यूड कैसा है। तीसरा चीज़, क्राइसिस के समय में लीडर पीछे से लीडरशिप नहीं कर सकता है, उसको सामने आकर के वो सब करना चाहिए जो वो दूसरों से उम्मीद कर रहा है। उदाहरण, मैंने बहुत छोटा सा उदाहरण दिया कि यदि मैं वॉलंटियर्स को बुला रहा था और अगर मैं खुद झाड़ू पकड़ के या पोछा पकड़ के वहाँ नहीं पहुँचता तो ये फिर कोई लीडरशिप नहीं होती, ये कोई नेतृत्व का तरीका नहीं होता। तो तीसरा ये है कि आप पीछे छुप करके या पीछे बैठ करके जहाँ आप एकदम सुरक्षित हैं, आप लोगों को लीडरशिप क्राइसिस के समय में नहीं दे सकते। और चौथा और आखिरी चीज़ ये कि क्राइसिस के समय में कम्युनिकेशन वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप लोगों से कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप बहुत क्लियरली कम्युनिकेट कर रहे हैं कि नहीं, आप उन माध्यमों से कम्युनिकेट कर रहे हैं कि नहीं जिनका लोगों पे भरोसा हो। क्योंकि बहुत बार हम लोग सोचते हैं कि हमने बोल दिया और वो सब लोगों के पास पहुंच गया, आवश्यक नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ माध्यम ऐसे होते हैं जो उसी को तोड़ मरोड़ के बताते हैं या आधी चीज़ ही बताते हैं, पूरी चीज़ नहीं बताते। तो कम्युनिकेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और ये इंश्योर करना चाहिए कि आपके कम्युनिकेशन क्लियर, क्रेडिबल और टाइमली हो। मतलब बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए, साफ एकदम होना चाहिए कि आप क्या कहना चाहते हैं, लोगों से आपकी क्या उम्मीद है, वो क्या करें और क्या ना करें, ये भी बहुत क्लियर होना चाहिए। क्रेडिबल होना चाहिए कि जो आप बोल रहे हैं लोग उस पर विश्वास भी करें। ऐसा नहीं है कि आप ऐसी कुछ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े प्रॉमिसेस कर रहे हैं जो कि पूर्ण किए ही नहीं जा सकते। और फाइनली टाइमली होना चाहिए, समय पे, क्योंकि अगर समय पे आपने सही निर्णय नहीं लिया तो आगे जा कर के उसका बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। बहुत सारे लोग
कुछ लीडर्स की बुराई करते हैं इस बात पे कि अरे आपने बहुत जल्दी ये करा दिया, बहुत जल्दी वो करा दिया। भविष्य में जा कर के भूतकाल के बारे में टीका टिप्पणी देना बहुत आसान होता है। आसान है, सही है। लेकिन उस समय जो व्यक्ति निर्णय ले रहा है उसने उस समय के सर्कमस्टांसेस के हिसाब से, उस समय की सिचुएशन के हिसाब से निर्णय सही लिया कि नहीं, ये उस व्यक्ति के विवेक पे हमें छोड़ देना चाहिए और उससे जो भी लेसन हो उनको लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। जैसा मैं बोलता हूँ हमेशा कि जो ग्रेट लीडर्स होते हैं दे मेक स्मॉल मिस्टेक्स एंड स्मॉल पीपल पॉइंट देम आउट। तो जो ग्रेट लीडर्स होते हैं हमेशा उनको ध्यान देना चाहिए कि क्राइसिस के समय में वो कुछ भी करें, उनकी आलोचना होगी ही। यदि आपकी आलोचना नहीं हो रही है तो इसका मतलब आप निष्क्रिय हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आलोचना को लेते हुए, जिस तरह से हम प्रशंसा को भी लेते हैं हाथ जोड़ के, उसी तरह से आलोचना को भी हाथ जोड़ करके मानते हुए, लेकिन आपको निरंतर क्राइसिस में बढ़ते जाना चाहिए। मैं कहता सर आपकी बातों का एक सारांश जो मुझे दिख रहा है, कहीं ना कहीं समय वापस से आया है और कहीं ना कहीं मूल रूप से गांधी जी के सिद्धांतों पे चलने की अब ज़रूरत सी आन पड़ी है। क्योंकि गांधी जी एक ऐसे लीडर थे जो हर इनिशिएटिव को पहले खुद करते थे, फिर बाद में अपने आगे फॉलोअर्स तक कन्वे करते थे और हमेशा किसी भी चीज़ के लिए पहले फ्रंट में खुद स्टैंड आउट होते थे। तो कहीं ना कहीं चीज़ों को अब वापस से बेसिक लेवल पे स्टार्ट करते हुए और कहीं ना कहीं अपने जो इनिशियल मॉरल वैल्यूज़ हैं उनको भी ऐड करते हुए वहाँ लीडरशिप को इंक्लूड करना है, मेरे ख्याल से एक ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट और जुड़ चुका है। सनिल, आपने ये मेरे मुँह की बात छीन ली कि गांधी आज के समय में मेरे ख्याल से भूतकाल के किसी भी समय से ज़्यादा अधिक प्रासंगिक हैं। जिस तरह का उन्होंने जीवन दिया, जिस तरह का जीवन जिया और जिस तरह के उपदेश दिए, वो आज के जीवन में इतने ज़्यादा प्रासंगिक है। चाहे वो साफ़ सुथराई की बात हो, वो खुद करते थे साफ़ सफाई। बहुत ही जो कम, गांधी का ही ये स्टेटमेंट था कि इस पूरी प्रकृति में, इस पूरी पृथ्वी पे हर एक की नीड के लिए, हर एक की आवश्यकता के लिए बहुत है सारी चीज़ें, लेकिन एक भी व्यक्ति की ग्रीड के लिए, एक भी व्यक्ति की लोलुपता या लालच के लिए तो ये पृथ्वी भी कम पड़ जाएगी। और ये जैसे कि वो एक धोती में सिर्फ चल देते थे, आज वही हो रहा है। मैं एक शर्ट को अब 3 बार चलाता हूँ धोने से पहले, एक पैंट को 3 बार चलाता हूँ धोने से पहले, और हमको ये भी आभास हो गया कि कम में गुजारा हो सकता है। हम बहुत ही ज़्यादा एक भौतिकतावादी उसमें चले गए। तो यहाँ पे मैं कोई भाषण नहीं देना चाहता, पर मुझे लगता है कि भौतिकतावाद का भी एक लिमिट होना चाहिए। एक पॉइंट के बियॉन्ड आप कितना अर्जित कर लेंगे और संचय करके करेंगे क्या। और जबकि हमारे शास्त्र पहले से ही बताते रहे कि लोग बोलते हैं कि हम संचय अपने परिवार के लिए करते हैं, अपने पुत्र पुत्रियों के लिए करते हैं, और हमारे शास्त्रों ने पहले ही बोला कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। दोनों ही कंडीशंस में आपको संचय करने की आवश्यकता नहीं। तो गांधी बहुत ही ज़्यादा प्रासंगिक हैं अभी। मैं कहता सर आज के इस सिविल सोसाइटी में अब लॉ ऑफ द जंगल की बात होगी क्योंकि जंगल का जो लॉ बोलते हैं वो यही बोला जाता है कि किसी भी चीज़ की जुगाड़ जंगल में नहीं चलती है। जो नेचर ने जो दिया है उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करना है, संचय नहीं करना है और उपभोग भी उसको उतनी मात्रा में करना है। और ये लोगों ने करा भी है क्योंकि इस कोविड आउटब्रेक के लॉकडाउन टाइम हमने देखा कि लोगों ने लिमिटेड चीज़ों में भी अपनी लाइफस्टाइल जी है। ऑब्वियस सी बात है सबकी अपेक्षाएं उतनी पूरी नहीं होगी, लेकिन लोगों ने जीने का तरीका निकाला है। सर आपसे बात करके मुझे आपका एक अलग वर्जन भी सामने आ रहा है, एक आध्यात्मिक वर्जन आ रहा है। मैं लोगों को बता दूं जो इस वक्त इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, सर मैनेजमेंट गुरु तो हैं ही, डायरेक्टर ऑफ IIM इंदौर भी हैं, पर साथ में सर संस्कृत स्कॉलर भी हैं, योग गुरु भी हैं और अध्यात्म से भी काफ़ी जुड़े हैं। सर अगला प्रश्न इसी पे जुड़ा हुआ, फिर इसके बाद हम इस इंटरव्यू को विराम की ओर लेके जाएंगे। कहीं ना कहीं इस कोविड आउटब्रेक ने, इस पेंडेमिक ने वापस से जो अपने इंडियन वैल्यूज़ है या हम बोलें जो हमारी संस्कृति है उसकी तरफ वापस से जोड़ा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, लोग अब योग की तरफ वापस से मुड़े हैं, रुझान लोगों का बढ़ा है, आयुर्वेद की तरफ लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा है, लोगों ने अब ज़्यादा जानने की कोशिश करी है। और कहीं ना कहीं हमारी इन्हीं इंडियन वैल्यूज़ और इसी हिस्ट्री की वजह से आज है कि इंडिया एक ऐसी कंट्री उभर के आया कि इस पेंडेमिक में इतनी जनसंख्या और इतनी मात्रा में होने के बाद भी परसेंटेज लीस्ट इफेक्टेड निकल के आ रहा है। ऐसे में एज अ संस्कृत स्कॉलर, एज अ योग गुरु, एज अ स्पिरिचुअल पर्सन, क्या लगता है आपको, किस तरीके से आप इस सिचुएशन को देखते हैं?
ये एक बहुत आपने अच्छी बात करी, क्योंकि ये इस पैंडमिक ने शायद हमें सिखाया है कि जो चीज़ें जिनको हम रूढ़िवादिता बोल देते थे या रूढ़िवादिता नहीं भी बोलते थे तो सोचते थे इनका क्या औचित्य है, आज उन चीज़ों का औचित्य समझ में आ रहा है। छोटी सी चीज़, अभी ये आयुर्वेद और योग पे तो हम बाद में जाएं, लेकिन छोटी सी चीज़ जो कम से कम मैंने अपने दादा दादी नाना नानी के परिवार में देखी थी और बहुत हद तक अपने माता पिता के परिवार में भी, जब हम उनके साथ रहते थे, चप्पल बाहर छोड़ना, घर में घुसने से पहले अपने हाथ पैर धोना, कई बार हाथ पैर धोना, जब भी खाना खाओ उसके पहले हाथ धो, उसके जब खाना खा लिया उसके बाद हाथ धो, सबको नमस्ते करना। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी। अब उसको मैं वापस लाके ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि इस पैंडमिक ने उजागर किया, ये हम लोग बहुत पहले से बोलने का प्रयास कर रहे थे। या ये भी चीज़ आप देखिए कि घर भी कैसे बनते थे, कि जो टॉयलेट होता था वो हमेशा घर के बाहर होता था, लेकिन अब जो हमारे सिस्टम है वो है कि अटैच्ड टॉयलेट इत्यादि बन गए, और उसका भी उस पैंडमिक में प्रभाव पड़ता है, चाहे वो ये वाला पैंडमिक हो चाहे वो किसी तरह का प्लेग हो। बिकॉज अगर आपका शौचालय बाहर है तो उसका बहुत प्रभाव पड़ता है जो आप घर के अंदर रहते हैं आपकी हेल्थ पे। जहाँ तक अब योग की बात है तो योग एक दर्शन है, और योग जो है वो युज धातु से बना है, और युज का मतलब है जोड़ना, और वो जोड़ता है लोगों को लोगों से, आत्मा को हमारे शरीर से, शरीर आत्मा और मन को आपस में, और उसके साथ साथ हमें प्रकृति से। सो इन सब चीज़ों से हमें योग जोड़ता है। हमने क्या किया, हमने योग को अगर अपनाया भी तो एज अ सेट ऑफ एक्सरसाइज अपनाया, कि हम सिर्फ आसन और प्राणायाम की बात करते थे, और इसलिए लोगों को योग समझ में नहीं आया, और लोगों को लगा कि अगर आसन और प्राणायाम करने हैं तो हम जिम में भी जा सकते हैं, हम दौड़ भी सकते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो खराब हैं, बिल्कुल आपको जो अच्छा लगता है वो करिए, लेकिन ये चीज़ जो हमारे शास्त्रों में हमेशा बताई गई कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास हो सकता है, ये चीज़ अब लोगों को समझ में आ रही है कि अगर आपको मानसिक संतुलन, मानसिक क्षमता और एक अपने जीवन में शांति चाहिए तो आपका शरीर भी स्वस्थ होना चाहिए, स्वास्थ्य की तरफ ध्यान। अब वो चाहे आप योग से करें चाहे जिम से करें, उसमें मैं कोई विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन योग को एज अ दर्शन, योग अष्टांग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। अगर हम इन सबका पालन करेंगे तो व्यक्ति हर रूप से, आमूल चूल रूप से एकदम परिवर्तित हो जाएगा। दूसरा जो आपने बात करी आयुर्वेद की, तो हमेशा से हमें ये बताया जाता था कि आयुर्वेद से, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, अगेन मैं उस एक वाद विवाद में नहीं जाना चाहता हूँ कि आयुर्वेद से इलाज हो सकता है कि नहीं, लेकिन एक चीज़ तो सुनिश्चित है कि आयुर्वेद से लंबे समय में अगर हम देखा जाए तो लॉन्ग टर्म जो आपका स्वास्थ्य है वो अच्छा होता है, और उसके अलावा आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, और इसके लिए आपको कोई खर्च करने की आवश्यकता नहीं। अब आप इसी कैंपस में अगर घूमेंगे तो आपको यहाँ तहाँ, और अगर आप सड़कों पे भी घूमेंगे जहाँ तहाँ आपको गिलोय मिल जाएगा, आपको तुलसी मिल जाएगी, आपको ब्राह्मी मिल जाएगी, आपको एलोवेरा मिल जाएगा, आपको अश्वगंध मिल जाएगा। इन सबको मिला करके यदि आप उनका काढ़ा पी लें तो आपकी जो क्षमता है, प्रतिरोधक क्षमता है, वो बढ़ जाएगी और उसमें कोई किसी को भी आपत्ति नहीं है। हल्दी है, छोटी सी चीज़ जो घरेलू चीज़ें हैं। और इस विषय में मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरी जो दूसरी पुस्तक अभी आ रही है, जो मैंने अपने योग और आयुर्वेद गुरु स्वामी विदेही योगी जी के साथ लिखी है, उसमें हम लोगों ने 27 डिजीज़ेस को लिया है, 27 बीमारियों को, लाइफस्टाइल बीमारियों को, और उन 27 बीमारियों के हम 4 तरह के उपचार बता रहे हैं: योगिक, आयुर्वेदिक, घरेलू उपचार और प्राकृतिक चिकित्सा। क्या बात, हर एक के लिए। तो मुझे लगता है कि अब लोगों का इसके ऊपर वापस से विश्वास आता जा रहा है। तो जितनी भी चीज़ें हमारे भूतकाल में हमारे ऋषि और महर्षियों ने बोली, अब हम उनको धीरे धीरे प्रासंगिक पाते जा रहे हैं। और साथ में मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि लोग अब पुराने ग्रंथों को पढ़ना चाहते हैं। बहुत सारे लोग, और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी बात सबको बोल दूं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे इसमें ये चीज़ जो है ये ख़राब है, इस चीज़ में ये चीज़ ख़राब है। तो मुझे ये लगता है कि हमारे ही ग्रंथों ने हमें ये भी बताया है, हमारे ही साहित्यकारों ने ये भी बताया है कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दिए उड़ाए। अगर आपको कोई चीज़ नहीं पसंद आ रही, फेंक दीजिए उसको बाहर। आवश्यक नहीं है कि आप बोलें कि हाँ हर चीज़ इसमें अच्छी ही है, लेकिन जो अच्छी चीज़ें हैं कम से कम उनको ग्रहण कर लीजिए।
और मैं ये सिर्फ अपने शास्त्रों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भी शास्त्र की बात कर रहा हूँ, चाहे वो पाश्चात्य लोगों के, उनके शास्त्रों, उनके धर्मशास्त्रों, उनके पंथ के शास्त्रों, किसी के भी शास्त्रों, जो उसमें अच्छा लगता है उसको आप हमेशा अपनाइए। ये बोल के मत साइड में कर दीजिए, ये बोल के मत फेंक दीजिए कि ये तो बहुत पुराने हैं और आज के समय में ये प्रासंगिक नहीं है। सर, आज आपसे बात करके एक बात तो सुनिश्चित हो गई है कि इस टॉपिक पे एक हम अलग से इंटरव्यू सेशन आपके साथ किसी दिन ज़रूर प्लान करेंगे, क्योंकि चीज़ें इतनी सारी, मेरे ख्याल से इतनी कम अवधि में उसको लोगों तक पहुंचा पाना शायद पॉसिबल नहीं होगा। बहुत सारी बातें, क्योंकि प्रश्न बहुत सारे आ रहे हैं मन में, पर क्या है कि समय की अवधि है, कुछ सीमाएँ भी हैं। सर, जाते जाते इंदौर वासियों के लिए क्या वो संदेश हो सकता है जिससे थोड़ा सा इस मुश्किल घड़ी में उनके लिए एक मोटिवेशन का काम करे, आपका वर्जन? सारे इंदौर वासियों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो पैंडेमिक है, आप इससे घबराएं ना। हमेशा याद रखें कि दुनिया में जब भी आपके साथ कुछ होता है या दुनिया में आसपास आपके जो भी चीज़ें हैं, उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके ऊपर आपका नियंत्रण होता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके ऊपर आपका नियंत्रण नहीं हो सकता। तो जिन पे नियंत्रण नहीं हो सकता उनको छोड़ दीजिए, उस पर बुद्धि मत लगाइए। तो ये सोच के मत डरिए कि कोरोना है तो अब मैं क्या करूं, बीमारी हो जाएगी। आपके नियंत्रण में जो है, आपके नियंत्रण में क्या है, आप मास्क पहन के चलिए, आप एक फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाइए, आप साफ़ सफाई रखिए अपने घर की। आप ध्यान ये भी रखिए कि आपका उत्तरदायित्व है कि अगर दूसरे व्यक्ति ने ठीक से मास्क नहीं पहना है तो आप उसको समझाइए कि मास्क कैसे पहना जाता है। और सर्वोत्तम, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप अपने परिवार को भी सुरक्षित रखिए, अपने परिवार का भी उत्तरदायित्व निभाइए। और साथ ही याद रखिए कि हम लोग में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास थोड़े बहुत संसाधन हैं कि यदि हमें आजीविका नहीं भी मिल रही है तो भी हम अपना गुजारा कर सकते हैं। पर ऐसे बहुत सारे लोग समाज में हैं, जैसे दिहाड़ी मजदूर, जैसे आपके यहाँ काम करने वाला सेवक या सेविका, जैसे आपके माली, जैसे आपके यहाँ अखबार पहुँचाने वाले लोग, जैसे आपके घर के बाहर, आपकी बिल्डिंग के बाहर ठेला पहुँचाने वाले लोग, जो कि दिहाड़ी जब उनको पैसा मिलता था तब उनका परिवार चलता था। और आज ये हम सबका उत्तरदायित्व है कि हम सब मिल करके ऐसे लोगों को सहयोग करें यथाशक्ति, यथासंभव। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपना कम कर दें, अपना पेट काट करके दूसरों को करें, लेकिन हम सबके पास जितनी भी क्षमता हो, आवश्यक नहीं है कि वो धन ही हो, आप कर्म से भी कर सकते हैं। आप जा करके उनकी सहायता कर सकते हैं, आप भिक्षाटन कर सकते हैं लोगों के पास, जिनके पास जो धनाढ्य लोग हैं आपके दोस्तों में, और उनसे लेकर के फिर दे सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि इस बीमारी का सामना हम सब इंदौर वासी तभी कर पाएंगे जब हम अपना अपना उत्तरदायित्व निभाएंगे। ध्यान रखिए, प्रशासन जितना कर सकता है, सरकार जितना कर सकता है, वो तो वो कर ही रहे हैं, लेकिन जब तक हम सहयोग नहीं देंगे, हम संबल नहीं देंगे, हम वो नहीं करेंगे जो कि हमसे अपेक्षित है, तो सरकार कुछ भी कर ले, कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और याद रखिए, सम गच्छध्वम सम वदध्वम सम वो मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानानम पासते। अर्थात साथ मिलके यदि हम चलेंगे, साथ मिल करके बोलेंगे, एक ही वाणी में बोलेंगे और एक मन से अगर हम काम करेंगे, तो इंदौर ना सिर्फ स्वच्छतम सिटी जो है वो रहेगा, बल्कि सबसे स्वस्थ सिटी भी बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि सर ने कहा कि एकजुट होकर काम करना है, और जैसा कि अभी शहर का नारा भी हो चुका है कि अब स्वच्छता के साथ साथ स्वस्थ होकर भी दिखाना है और नंबर 1 बन के दिखाना है। तो इसी के साथ सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना जो समय दिया। यू हैव बीन वेरी हम्बल, वेरी काइंड टू अस, और आपने जो इन्फॉर्मेशन आज शेयर करी ऑन बोथ लेवल, ऑन एजुकेशन, ऑन मैनेजमेंट, ऑन स्पिरिचुअल, वाकई में सर आज इस इंटरव्यू के माध्यम से मैंने बहुत कुछ चीज़ सीखी, और आई होप जिन लोगों ने इसको देखा होगा उनके भी बहुत सारे वर्जन्स क्लियर हुए होंगे। तो ये थे हमारे साथ में आई एम इंदौर के डायरेक्टर प्रोफेसर हिमांशु राय जी। सर, एक बार वापस से पुनः मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा, और इसी के साथ इंदौर से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें और जुड़े रहें इंदौर टॉक से। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर।